नमस्कार बच्चों, अब तक हमने पाठ 1 से 12 पूरे कर लिए हिंदी व्याकरण की बुक में। आज हम पाठ 13 करेंगे और इसमें आपके अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश हैं, वो भी आज हम करेंगे। आज इस सेमेस्टर का ये लास्ट सिलेबस है, इसके बाद हम अपनी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम आज का लेसन करते हैं। पाठ नंबर 13 लिंग। आपने पिछली क्लासेस में भी पता, शुरू से छोटे होते से आप पढ़ते आ रहे हो लिंग क्या होता है। जैसे कि आपने एक चित्रों में देखा कि लड़का ढोल बजा रहा है, लड़की बांसुरी बजा रही है। आप जानते हैं लड़का पुरुष जाति का है, अतः यह पुल्लिंग है, और लड़की स्त्री जाति की है, अतः यह स्त्रीलिंग है। ढोल शब्द पुल्लिंग माना जाता है और जो बांसुरी शब्द है स्त्रीलिंग माना जाता है। ये देखो, ये ढोल है और ये क्या है, बांसुरी है। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। हिंदी भाषा में प्रत्येक शब्द या तो पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग होता है। पहले हम पुल्लिंग की परिभाषा पढ़ेंगे। जिन शब्दों का प्रयोग पुरुष के रूप में होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे मानव, हाथी, शेर, चूहा, बल्ला, डंडा आदि। स्त्रीलिंग की क्या परिभाषा है? जिन शब्दों का प्रयोग स्त्री के रूप में होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे नारी, सीता, शेरनी, हथनी, चुईया, गेंद, फुटबॉल आदि। ये किसका बोध करवा रहे हैं? स्त्रीलिंग का। अब हम लिंग की पहचान पढ़ते हैं कि लिंग की पहचान कैसे होगी। कुछ शब्द स्वाभाविक रूप से स्त्री या पुरुष होते हैं, जैसे लड़का, लड़की, पुरुष, स्त्री। नित्य पुल्लिंग। कुछ प्राणी पुरुष रूप में जाने जाते हैं, जैसे मच्छर, तोता, उल्लू, कछुआ, भेड़िया, भालू, खरगोश आदि। इन्हें नित्य पुल्लिंग कहते हैं। मीन्स ये हमेशा क्या है, पुल्लिंग ही रहते हैं, ये स्त्रीलिंग नहीं रहते। यदि इनसे स्त्रीलिंग शब्द बनाना हो तो इनसे पहले क्या जोड़ दिया जाता है? मादा जोड़ दिया जाता है, जैसे कि मादा मच्छर, मादा भेड़िया, मादा तोता, मादा उल्लू, मादा कछुआ, मादा भालू आदि। अब नित्य स्त्रीलिंग पढ़ेंगे हम। कुछ प्राणी स्त्री रूप में जाने जाते हैं, जैसे मक्खी, मछली, कोयल, चिड़िया, चील, मकड़ी आदि। इन्हें नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। यदि इनसे पुल्लिंग बनाना हो तो इनसे पहले नर लगाया जाता है, जैसे नर मक्खी, नर कोयल आदि। जो शब्द स्त्री या पुरुष जैसे नहीं होते उनके लिंग का निर्णय परंपरा के आधार पर होता है, जैसे कि दिल्ली और दया स्त्रीलिंग माने जाते हैं, लेकिन जो जापान और क्रोध है पुल्लिंग माने जाते हैं। ऐसे कुछ नियम इस प्रकार हैं, जैसे कि पुल्लिंग संज्ञाएं। जो दिनों के नाम है, जैसे सोमवार, शनिवार, रविवार आदि, ये पुल्लिंग में आते हैं। फिर है जैसे कि भारतीय महीनों के नाम है, चैत्र, विशाख, सावन आदि। जैसे कि हमारे जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं वो ये देसी महीने याद रखते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये हैं, जैसे चैत, विशाख, सावन आदि। फिर आव, पा, पन, तव, आवा, ओड़ा, खाना, दान, एला, वाला, एरा प्रत्ययों वाले शब्द। बहाव, मोटापा, बचपन, लघुतव, भगोड़ा, पागलखाना, पानदान, लुटेरा आदि। यानी कि ये जो आपके पीछे प्रत्यय लग जाएं, ठीक है, ये प्रत्यय आ जाएं तो किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएगा। फिर है देशों के नाम, जैसे भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका। लगभग सभी पर्वत, समुद्र, ग्रह, रत्न, पेड़, द्वीप पुल्लिंग माने जाते हैं। इनके अपवाद भी पाए जाते हैं, जैसे पर्वत है हिमालय, विंध्याचल। ग्रह है जो चंद्र, शुक्र, शनि, मंगल, ये तो हैं आपके पुल्लिंग। लेकिन पृथ्वी क्या है, जो ग्रह है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। जैसे कि रत्न हो गया हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा, नीलम। और पेड़ क्या है? बरगद है, पीपल का है, आम का है, सफ़ेदा का है, अशोक का है। और द्वीप कौन सा है आपका?
जावा, सुमात्रा, क्यूबा, अंडमान, ये सारे किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। अब है स्त्रीलिंग की पहचान, यानी कि स्त्रीलिंग संज्ञाएं क्या हैं। ठीक है, जैसे कि ता, आवट, आहट, इया, आई, नी, इनी, आनी, आइन, ईमा, ईका, मति, वति प्रत्यय वाली संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे कि लघुता, अब इनके पीछे प्रत्यय लग रहा है ना, ये मिलावट, गर्माहट, चुईया, चढ़ाई, जैसे ऊपर दे रखे हैं उसके नीचे ये देखो शब्द बना रखे हैं। जाटनी, सेठानी, पंडाइन, कालिमा, गायिका, श्रीमती, गुणवती आदि। नदियों के नाम जैसे कि है गंगा है, यमुना है, कावेरी है, नर्मदा है, सतलुज है, ये सारे किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। फिर है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। पुल्लिंग संज्ञा से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम और उदाहरण इस प्रकार हैं। पहले है कि आ प्रत्यय से बना रहे हैं, जैसे पूज्य से पूज्या, प्रिय से प्रिया, महोदय से महोदया और वृद्ध से वृद्धा। ई प्रत्यय से हैं, जैसे कि कबूतर, कबूतरी, घोड़ा, घोड़ी, चाचा, चाची, पहाड़, पहाड़ी, बेटा, बेटी, मामा, मामी। इया प्रत्यय से कुत्ता, कुतिया, चूहा, चुईया, डिब्बा, डिबिया, बंदर, बंदरिया, बूढ़ा, बुढ़िया, लोटा, लुटिया। और नी प्रत्यय से है, जैसे ऊंट, ऊंटनी, जाट, जाटनी, जादूगर, जादूगरनी, मजदूर, मजदूरनी, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी। आगे है आपका आनी प्रत्यय से। ठीक है, क्षत्रिय, क्षत्रानी, चौधरी, चौधरानी, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी। फिर है आपका इन प्रत्यय से। इन प्रत्यय से है ग्वाला, ग्वालिन, धोबी, धोबिन, नाग, नागिन, पापी, पापिन, भक्त, भक्तिन, मालिक, मालिकिन। और फिर है ईनी या ईणी प्रत्यय से अभिमान, अभिमानिनी, ओजस्वी, ओजस्विनी, तपस्वी, तपस्विनी और वनवासी, वनवासिनी, स्वामी, स्वामिनी और हाथी, हथनी। ईका प्रत्यय से है, जैसे अध्यापक, अध्यापिका, गायक, गायिका, नायक, नायिका, पुस्तक, पुस्तिका, बालक, बालिका, लेखक, लेखिका। फिर आइन प्रत्यय से है, जैसे कि गुरु से गुरुआइन, चौधरी से चौधराइन, पंडा से पंडाइन, पंडित से पंडिताइन, बनिया से बनियाइन और बाबू से बबुआइन। फिर है त्री प्रत्यय से अभिनेता, अभिनेत्री, कर्ता, कर्त्री और दाता, दात्री। वती तथा मति प्रत्यय से गुणवान, गुणवती, धनवान, धनवती, पुत्रवान, पुत्रवती, रूपवान, रूपवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, श्रीमान, श्रीमती। और कुछ रूढ़ लिंग युगम शब्द हैं, जैसे कि है कवि, कवित्री, नर, नारी, पिता, माता, पति, पत्नी, पुरुष, स्त्री और बाप, माँ। इसी तरह बैल, गायें, भाई, बहन, राजा, रानी, वर, वधू, सम्राट, सम्राज्ञी और ससुर का सास। अब ये बच्चे एक्सरसाइज है, ये देखो आपके जो प्रश्न उत्तर हैं ये आप रफ नोटबुक पर फाइंड आउट करोगे। फिर मैं जब पीडीएफ भेजूंगी तब आपने उसमें से देख के फेयर नोटबुक पर लिखने हैं। उसके बाद ये देखो आपकी अभ्यास की एक्सरसाइज दे रखी है बेटा, ये देखिए एक्सरसाइज है आपकी। ये सारी आपने अपनी बुक में यानी कि पहले रफ नोटबुक में आपने फाइंड आउट करनी है। जब मैं इसकी पीडीएफ भेजूंगी उसके बाद आपने अपनी बुक में इसको फेयर भी करना है और साथ साथ इसको लर्न भी करना है। आज मैं बच्चों आपको लेसन नंबर 37, 38 भी करवाऊंगी, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। आपको पता है ये क्या होते हैं? अनसीन पैसेज होते हैं, यानी कि आपको कहीं से भी आ जाएंगे। एक स्टैंजा दिया होगा बिना पढ़े हुए और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए होंगे, आपने उस स्टैंजे को पढ़ना है। जैसे कि ये देखो दिखा रखा है, अभी आपको करवाऊंगी भी सही। फिर आपने उसमें से स्टैंजे में से यानी कि जो नीचे क्वेश्चन आंसर दिए हैं स्टैंजे में से आंसर छांट के वो इसमें लिखने हैं। ठीक है, आज आपका ये लास्ट है सिलेबस का, उसके बाद आपकी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। अब पहले देखेंगे अपठित गद्यांश है क्या। गद्य में लिखे गए किसी अनुच्छेद को गद्यांश कहते हैं। यदि वे गद्यांश पहले से न पढ़ा गया हो तो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। परीक्षा में ऐसा गद्यांश देकर उसमें संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। नीचे ऐसे कुछ अपठित गद्यांश दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए और प्रश्नोत्तरों को भी पढ़िए। इनके आधार पर आप भी प्रश्नों के उत्तर देना।
जैसे पहला है, कैसा आश्चर्य है, भारत में लगभग 2.5 करोड़ इंजीनियर हैं, लाखों डॉक्टर हैं, लाखों बड़े बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, और कि इन श्रमिकों श्रीमानों की वार्षिक आय 10 लाख से कम होती होगी। नहीं न, फिर भी केवल 32 लाख लोग ऐसे हैं जो अपनी वार्षिक आय 10 लाख रुपए या इससे अधिक दिखाते हैं। कारण यह है कि वे अपनी आय पर सरकार को कर नहीं देना चाहते। वे सरकार द्वारा निर्मित सड़क, रेल, मेट्रो, बिजली, गैस आदि सुविधाओं का मुफ्त में भोग करना चाहते हैं। यह सरासर भ्रष्टाचार है, चोरी है। सोचिए कि कहीं हम चोरी के धन पर तो नहीं पल रहे हैं, यदि पल रहे हैं तो हम क्या हुए। अब जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया रखा है कि भारत में 10 लाख वार्षिक से अधिक कमाने वालों की संख्या आपके अनुमान में कितनी होगी। आंसर है करोड़ों की संख्या में। सेकंड है, भारत में कितने लोग अपनी आय 10 लाख रुपए वार्षिक से अधिक दिखाते हैं। आंसर है 32 लाख। ये सब सारे स्टैंजे में आंसर आए हुए, आपने इसी में से छांट के लिखने हैं। लोग अपनी आय क्यों छिपाते हैं, वे सरकार को आयकर नहीं देना चाहते। सरकार आयकर से क्या क्या सुविधाएं प्रदान करती है। सरकार आयकर से सड़क, बिजली, मेट्रो, रेल, गैस आदि आवश्यक सुविधाएं प्रदान करती है। लेखक ने आयकर की चोरी करने वालों को क्या कहा है। लेखक ने आयकर की चोरी करने वालों को भ्रष्टाचारी और चोर कहा है। ये सेकंड स्टैंजा भी देखो दिया हुआ है। सेकंड स्टैंजा तो मैंने पिछले पेज पर दिखाया था, ठीक है वो। और अब ये देखो आपका इसके आंसर भी दे रखे हैं, कुछ इसमें सॉल्व दे रखे हैं अनसिन पैसेज और कुछ अनसॉल्व भी दे रखे हैं, ठीक है, जिनके आंसर नहीं है। जिनके आंसर नहीं है वो आप खुद करेंगे। अब जैसे कि थर्ड स्टैंजा मैं करवा रही हूँ। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही अन्य कई लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर। एक माली जो माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि यही अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है। जो अपने काम में ढिलाई बरतता है, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं करता, क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कहती हैं। वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। तो अब इसका पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो आंसर आएगा इसका काम की महिमा। सेकंड है, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का क्या तात्पर्य है। काम करने के प्रति ईमानदारी। फिर है, एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है, इसको पूरा कीजिए। माली सचिव की तुलना में कुशलतापूर्वक काम करे, ठीक है। फिर है, बेहतर के लिए हिंदी शब्द लिखिए। बेहतर के लिए है हिंदी शब्द अच्छा, ठीक है बच्चों, क्या है इसके लिए अच्छा। फिर है, दैनिक सरल वाक्य बनाइए। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। इसका आंसर है दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। ये देखो एक आपका ये अनसीन ये भी इसके सोल्व है, ये पैसेज भी ये देखो ये भी आपको सोल्व दिया हुआ है, ठीक है, ये कुछ सोल्व हैं। अब ये देखो पेज नंबर है आपका 235 जिसके ऊपर लिखा हुआ है अभ्यास कीजिए, ठीक है, ये अभ्यास कीजिए। ये अनसोल्व्ड हैं, ये आपने क्या करना है, इसको सोल्व करना है, अपनी बुक में से देखना है। ये स्टैंजा ये अनसोल्व्ड दे रखे हैं 235 पेज पे, और फिर है आपका 236 पेज पे। बेटा ये देखिए 236 पे ये सारे क्या हैं आपके अनसिन पैसेज हैं, यानी कि सिर्फ आपको क्वेश्चन दे रखे हैं और आंसर आपने स्टैंजा पढ़ के खुद सोल्व करने हैं। ये देखो 236 पेज पे भी है और 237 पेज पे भी एक आपको स्टैंजा दे रखा है। ये देखिए ये भी अनसोल्व्ड है, ठीक है। ये आपको 3 स्टैंजे दे रखे हैं बेटा, ये आपने अनसिल 3 या 4 हैं, ये आपने खुद यानी कि फाइंड आउट करने हैं। मैं इसके आंसर नहीं भेजूंगी, आपने अपने आप देखना है, आपने अपनी रुचि के अनुसार यानी कि अपने आप देखना कि आप में कितना ज्ञान है, कितना आप परफेक्ट हो सकते हो कि आप इसको अपने आप सोल्व कर सकते हो। आज मैं अब साथ में आपको मैं अपठित पद्यांश भी करवा रही हूँ, ठीक है, वो भी इसी तरह ही है।
देखिए अपठित पद्यांश होता क्या है, वही है, कोई अपठित पद्यांश देखकर उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। नीचे 3 पद्यांश उत्तर सही दिए जा रहे हैं, इनके पढ़कर भी आप उत्तर देना सीखिए। मैं आपको ये वाले पठित वाले करवा रही हूँ, अपठित वाले आप खुद करेंगे। इसमें पोइम होती है, मैंने देखा एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा है, उसके नीचे कुछ छोटे छोटे पौधे, बड़े सुशील विनम्र देखकर मुझको यूं बोले, हम भी कितने खुशकिस्मत हैं जो खतरों का नहीं सामना करते। आसमान से पानी बरसे, आंधी गरजे, बिजली कड़के, आगे बरसे, हमको कोई फिक्र नहीं है। एक बड़े की वर्द छत्र छाया के नीचे हम अपने दिन बिता रहे हैं, बड़े सुखी हैं। अब ये देखो आपके इसके क्वेश्चन आंसर भी दे रखे हैं और आंसर भी दे रखे हैं, क्वेश्चन भी। जैसे फर्स्ट है, छोटे पौधे का स्वभाव कैसा है? आंसर, छोटे पौधे स्वभाव से सुशील और विनम्र हैं। सेकंड है, खुशकिस्मत का विलोम क्या है? आंसर, बदकिस्मत। किसकी छत्र छाया वरदान जैसी है? बरगद की छाया। सुख पाने का क्या तरीका बताया गया है? अपने बड़ों की कृपा प्राप्त करने से सुख मिलता है। लास्ट है, इस पद्यांश का एक शीर्षक दीजिए, बरगद और नन्हे पौधे। अब ये आपका सेकंड पद्यांश है, सॉल्व्ड है। ये भी क्या है? सामने है पुष्प अंधेरा और मैं सूरज नहीं हूँ, ठीक है। घुप अंधेरा कहता है, सामने है धूप अंधेरा और मैं सूरज नहीं हूँ, क्या इसी एहसास में जीऊँ या जैसा भी हूँ नन्हा सा, एक दिया तो हूँ, क्यों न उसी को उजास में जीऊँ। अब इसके आपको क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं कि घुप के पर्यायवाची लिखिए। घुप के पर्यायवाची क्या है? आंसर है घना और घनघोर। सूरज न होने पर भी कवि निराश क्यों नहीं है? आंसर है, कवि आशावादी है, वह अपनी सीमित शक्ति के बल पर जीना चाहता है। थर्ड है, कवि अपने आप को दिया क्यों कहता है? कवि निराशा से लड़ने की शक्ति रखता है। इस कविता का संदेश स्पष्ट कीजिए। आपके पास जितनी भी शक्ति है उसी के बल पर बुराई से लड़ो। लास्ट है इस क्वेश्चन का, इस कविता का एक उचित शीर्षक दीजिए, नन्हा दिया। अब ये देखो, ये है आपको थर्ड स्टैंजा, ये देखो दे रखा है, ये भी सॉल्व्ड है, ठीक है। अब ये देखिए आपको पद्यांश में ऊपर लिखा हुआ है ना, ये अभ्यास कीजिए, ये आपने खुद करना है, यानी कि इसके सिर्फ क्वेश्चन दे रखे हैं, आंसर नहीं दे रखे। ये देखो 4 और 5 स्टैंजा दे रखा है। ये मैं PDF इसकी भेजूंगी, PDF में ये भी भेजूंगी, लेकिन आपको वीडियो भी बता रखी है मैंने, तो आपने इसको फाइंड आउट करना है, खुद आपने करके देखना है। मैं इसके आंसर नहीं भेजूंगी, बार बार कह रही हूँ, ये आप खुद ही करके देखोगे, ठीक है। स्टैंजे में से आपने क्वेश्चन आंसर ढूंढने हैं। आज आपका सिलेबस खत्म हो गया बच्चे, और आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आप उसकी तैयारी साथ साथ करना, ठीक है। इसको लर्न करते रहो। अब आगे से हम क्या है, इसकी हिंदी में आपकी रिवीजन स्टार्ट करेंगे, साथ साथ आप अपने काम को लर्न करते रहना। धन्यवाद।